Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I am your IT teacher, Miss Farah Shaheen. How are you? I hope you all are fine and happy at home. Let's start our unit number 2. Welcome, Metropolitan Foundation School. Class 9, subject computer, IT teacher, Miss Farah Shaheen. Let's start our unit. Unit number 2, Fundamentals of Computer. Month of May, unit number 2, video number 2. Okay, we will discuss from page number 39. We will start from page number 39. In this unit number 2, we will learn about introduction of operating system, types of operating system, and software installation. Page number page number 35 to page number 42. We will cover in this video. Okay, video number 2. Students, unit number 2, lecture number 2, topic है types of operating system. 2.2 2.21 single user and multi user OS. 2.2 2.2 batch processing OS, time sharing OS operating system, real time processing operating system. And the second topic is software installation, how to install software, installing Windows operating system, installing Office automation software, or installing antivirus software. Okay students, we will cover these topics in this video. Okay, let's start our lecture number 2. Students, let's start single user एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर हम सिंगल यूज़र की बात करें तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं GUI में और CLI में. सिंगल यूज़र CLI ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बेहतरीन मिसाल डॉस है. जब शुरू में हम कंप्यूटर को यूज़ करते थे, जब विंडोज़ 98 था, तो हम डॉस का इस्तेमाल करते थे और डॉस जो है वो सबसे बेमिसाल ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल यूज़र होता था. मल्टीपल यूज़र उसे यूज़ नहीं कर सकते थे, ये उसका ड्रॉबैक था. इन ए सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अ सिंगल यूज़र कैन एक्सेस द कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम. एक वक्त में एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकता था. These type operating system are commonly used DOS and PCs, and the Windows 98 PCs are example of single user operating system. अगर हम मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बेटा आप लोगों को आज बिल्कुल आराम से ये बात पता है कि जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो अब आए हैं, लिनक्स है, यूनिक्स है, इसमें अगर देखें तो आप एक साथ मल्टीपल यानी एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल यूजर्स उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं. A multiple user operating system allows the multiple users to access. Multi-user operating system allows the multiple users. Multiple users का मतलब क्या है? बहुत सारे users को access करने के लिए कंप्यूटर एक ही वक्त में, the same time, एक ही वक्त में, यानी आप भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं, तो मल्टी यूज़र का फ़ायदा क्या है कि मल्टीपल यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं. द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द मेमोरी. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मेमोरी को मैनेज करता है इसी तरह, और रिसोर्सेज अमंग द वेरियस यूज़र्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आती रहती है वैसे वैसे वो अपने यूज़र्स की हर रिक्वायर को
फुलफिल करते हैं। इसके एग्जाम्पल, अगर आपके पास सवाल आता है कि मल्टी यूजर्स का एग्जाम्पल क्या है, तो वो है लिनक्स एंड यूनिक्स। दे आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपका पेज नंबर जो है 36 है। इसका हेडिंग है सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस है और उसमें विंडो 98 चलती थी। अब भी डॉस का इस्तेमाल होता है। जब भी हम सेटिंग के अंदर जाते हैं, जब भी हम अपने कंप्यूटर की को सेटिंग करते हैं, तो हमारा जो है जो इस्तेमाल होता है सेटिंग के अंदर, वो हम वहीं जाते हैं, वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने आपको एग्जांपल दिए लिनक्स की एंड यूनिक्स की। तो कंसोल हमें अब भी नजर आता है, डॉस का कंसोल। कंसोल किसको कहते हैं? जो ब्लैक एंड वाइट आपकी विंडो है। ठीक है बेटा, अब दूसरा टॉपिक हम कवर करते हैं। स्टूडेंट्स 2.2 2.2 बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो बैच का मीनिंग ही है कि बहुत सारी चीज़ों को एक जगह जमा करना, बैच बना लेना, ग्रुप बना लेना। तो जर्नल क्रम में अगर हम बैच प्रोसेसिंग को यूज़ कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम ऐसा है कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिमम ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए। This type of operating system does not interact with the computer directly. कंप्यूटर डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करता है, बल्कि वो ये बैचेस बनाता है कि पहले नंबर पर ये सेम बैचेस की प्रोसेसिंग होगी, दूसरे नंबर पे इस बैच की होगी, तीसरे नंबर पे इस बैच की होगी। इस चीज़ को इस तरह से समझ लें कि एक ही घर में 4 लोग रहते हैं और वो 4 लोगों के पास सेम जॉब्स हैं। और दूसरा एक उनका पियोन समझ लीजिए, ये काम करने वाला समझ लीजिए। तो वो क्या करेगा, वो जो 4 लोग हैं जिनके पास 4-4 काम हैं, तो अगर समझदार पियोन है तो वो क्या करेगा, बैच बनाएगा। वो उनसे बात करेगा सुकून से और कहेगा कि भाई सबसे पहले आप मुझे बताइए आपको काम क्या करना है, तो ताकि उसका काम आसान हो जाए। यानी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारे काम एक साथ उन चारों को करके दे दे। ये बैच प्रोसेसिंग है, यानी कम टाइम में अच्छा रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। इज यूजर prepares his job and submit it to the computer operator। अब क्या है, पियोन को उन्होंने क्या कर दिया, हर एक ने काम बता दिया, भाई देखो आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। अब कंप्यूटर मतलब पियोन ने देखा कि 2 काम एक जगह के हैं, 2 काम एक जगह के, यानी 4 लोग हैं, चारों की 4 जॉब्स हैं, उन 4 में से 2 एक जगह की हैं, 2 एक जगह की हैं। अब उसने देखा कि आप में से इस काम को जल्दी किसको करवाना है, तो उसने उन 4 कामों में से वो 2 काम पहले हाथ में लिए जो एक ही जगह के हैं और पहले जल्द से जल्द हो जाए। तो उसने सबसे पहले उस जॉब को क्या किया, फुलफिल किया, फिर दूसरी को किया। ये बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। यानी आपने काम को ऐसे एग्जीक्यूट करना है कि टाइम कम लगे, यानी एफर्ट कम लगे और उसका बेहतरीन रिजल्ट आए। Each user prepare his job to submit in the computer operator to speed up processing job with the similar needs. Similar needs are batches. Similar needs को एक एक बैच में डाल दिया जाता है and run as the group, और उस ग्रुप को क्या करा जाता है, by an operator, ऑपरेटर के थ्रू चलाया जाता है। The main function of the batch processing system is to automatically keep execution। अब ऑटोमेटिकली जो पहले का सबसे पहले काम है, जो अर्जेंट काम है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। द जॉब इन द बैच। द बेनिफिट ऑफ बैच प्रोसेसिंग आर, बैच प्रोसेसिंग का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है कि बैच सिस्टम कैन बी शेयर्ड बाय द मल्टीपल यूजर। मल्टीपल यूजर वो जो 4 लोग हैं, सही है, और बैच बने हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक ही काम एक ही वक्त में और उसे एग्जीक्यूट करने का काम क्या कहलाता है,
बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। द आइडियल टाइम फॉर द बैच सिस्टम इज वेरी लेस, कम होगा, एंड नेक्स्ट जॉब स्टार्ट जस्ट आफ्टर करंट वन। दूसरी जॉब फुलफिल हो जाएगी तब दूसरी जॉब आपके सामने आएगी। इसकी मिसाल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे यहाँ एक शहजाद भाई हैं, आपने उनसे कहा कि भाई हमें है ना नीचे से बर्गर ला कर दे दीजिए और ये चीज़ें ला के दे दीजिए। शहजाद भाई बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ से बर्गर मिलेंगे, यहाँ से ये होगा, वो एक ही उसमें यानी फर्स्ट फ्लोर के लोगों के लिए एक ही उसमें उन्होंने बैचेस बनाए कि यहाँ से ये काम होगा, यहाँ से ये काम होगा, यहाँ से ये काम होगा। 2-3 टीचर्स ने भी क्या दिया, और उन्होंने विद इन 10 मिनट्स सारी जॉब को लाकर हर एक को दे दिया, यानी इतने अच्छे से काम को किया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि बैचेस बनाना और बैचेस को ग्रुप में कन्वर्ट करना और उन ग्रुप्स को क्या है एग्जीक्यूट करने के लिए वन बाय वन प्रोसेसिंग करना। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, देखो, जिसको चलाना। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। बैच प्रोसेसिंग आजकल गेम्स में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल यूज़र और उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो मल्टी यूज़र वर्क करने वाला चल रहा होता है। ठीक है बेटा। यहाँ मैंने कुछ मिसालें दी बैच प्रोसेसिंग की। आप ये देखेंगे कि यहाँ ग्रुप बने हुए हैं, आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, ये बैच प्रोसेसिंग। ये आप देखिए, आपको 1 जॉब, 2 जॉब, 3 जॉब ये नज़र आ रही है और ये ऑपरेट हो रही है। तो पहले कौन सी एग्जीक्यूट होगी, आप ये देखेंगे पहले कौन सी एग्जीक्यूट करनी है ये। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखें तो कंप्यूटर जो है वो बैचेस को लेकर जा रहा है। यहाँ पर यूजर्स हैं, वो उसे ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे बैचेस भेज रहे हैं, यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस भेज रहे हैं। ठीक है, ये बैच प्रोसेसिंग के कुछ एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं कि ये देखिए, आपको एक बैच ये नज़र आ रहा है, एक बैच ये नज़र आ रहा है, एक बैच ये नज़र आ रहा है, डिफरेंट। इसी तरह से इसकी बेउम्दा मिसाल ये है कि पानी की बड़ी टंकी ऊपर और उसके बहुत सारे पाइप्स हमारे घरों में जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पानी कौन सी टंकी में जाएगा, ये आपका दो भी काम करने वाला है, वो इसको सही तरीके से कर सकता है। वो कौन होता है, प्लम्बर होता है। प्लम्बर ये डिसाइड करेगा कि सबसे पहले कौन सी उसमें आएगा, लेकिन जो ओनर है वो भी ये बताता है कि मुझे इस जगह पर सबसे पहले पानी चाहिए, यानी गर्म पानी के गीज़र के अंदर सबसे पहले मुझे पानी चाहिए ताकि पानी गर्म हो जाए, फिर उसके बाद सेकंड उसके अंदर चाहिए, फिर थर्ड में चाहिए, फिर फोर्थ में चाहिए। इस तरह से बैच प्रोसेसिंग जो होती है ना, उसमें सबसे पहले हमें कंप्यूटर को ये डिसाइड करना पड़ता है कि सबसे पहला बैच उसको कौन सा लेना है, और जल्दी कम टाइम के अंदर बहुत सारे काम कर दे, कम टाइम में लेस टाइम में मोर वर्क। ये है बैच प्रोसेसिंग का काम। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हमारा दूसरा टॉपिक है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग मेथड है, इसको अलाउ करता है, ये मेथड अलाउ करता है मल्टीपल यूजर्स को। किसको करता है अलाउ, देखिए यहाँ पर सीपीयू एक ही लगा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो आपका ये सीपीयू एक है, सिंगल है, इसके ऊपर आपके पास मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं। अब सीपीयू क्या करेगा, इन मल्टीपल जॉब को लेस टाइम के अंदर इमीडिएटली स्मूथली विदाउट एनी प्रॉब्लम इसको सॉल्व करेगा। मल्टीपल जॉब्स आर execute by the CPU by the switching between them and the system switching rapidly from one task to user to another. A short time slot is given to the each task or user for their execution. इस मल्टीटास्किंग के अंदर आप देखेंगे कि एग्जीक्यूट इज कॉल्ड क्वांटम, यानी आफ्टर दिस टाइम इंटरवल इज OS स्विचेस ओवर द अगला काम को लेता है।
एक काम को ये क्वांटम क्या करता है, क्वांटम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक काम को लेने के बाद लेस टाइम के अंदर स्विच कर जाता है दूसरे काम की तरफ, नेक्स्ट टास्क की तरफ। यहाँ से भी एक यूज़र इसको सेंड कर रहा है, एक जॉब यहाँ से भी कर रहा है, यहाँ से भी कर रहा है। अब ये देखेगा कि इसमें से मैच कौन सी कर रही है, यानी इसकी जॉब सेम, इसकी जॉब सेम, इसकी जॉब सेम। तो ये क्या करेगा, एक बैच बना देगा। क्या करेगा, एक बैच बना देगा और सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, इन वाले इस बैच को यूज करेगा, फिर इसको देखेगा और इसको देखेगा। सही है, तो इनको क्या करेगा, स्विच कर देगा इनको थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये कहलाती है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज कम होते, यूजर्स ज़्यादा होते और टाइम को अच्छे से शेयर करने का काम होता है इसमें। ठीक है, और ये बहुत आसान है, इजी है, आप लोग सब समझते, रोज़ाना रेगुलर अगर आप देखें तो आप यही काम कर रहे होते हैं। और बहुत स्मार्ट बच्चे हैं आजकल के, तो वो ये समझते हैं, सब चीज़ों को समझते हैं। सही है, ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया कवर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 2.2 2.3 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अभी मैंने बताया था, वैसे ही ये भी एक मेथड है। ये अलाउ करता है मल्टीपल यूजर को टू शेयर द रिसोर्सेज स्टिमुलेटली। मल्टीपल यूजर्स कैन यूज स्पेसिफिक कंप्यूटर एट द सेम टाइम इन द डिफरेंट प्लेसेस। सेम टाइम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर एक ही सीपीयू चल रहा है। एट द टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इज विच from many tasks, each task is given some time to execute so that all the process run smoothly without any problem। तो सारे जो एग्जीक्यूशन का काम है वो प्रोसेस हो जाए। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूट बाय द सीपीयू बाय द स्विचिंग बिटवीन दैम as the system switches rapidly from one task user to another and short time slot is given to each task and user for their execution and they all feel that the system is not shared। हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा होता है, वो बैचेस को चला रहा होता है। जितने मल्टीपल यूजर्स हैं उनको कुछ कुछ टाइम देता रहता है। अगर आप इसकी मिसाल लें, एक छोटी सी मिसाल लें, क्लास के अंदर आपका टाइम को शेयर कर रही होती है टीचर। मल्टीपल यूजर्स होते हैं आप लोग और टीचर एक होती है। वो टीचर हर एक को स्विच होकर, यानी यहाँ इस डेस्क पे खड़ी है और वो फौरन दूसरी डेस्क का टास्क को देखेगी कि यहाँ पर मेरी ज्यादा जरूरत है, वो फौरन वहां से स्विच हो जाएगी। ये जो स्विच होने का जो है प्रोसेस, एक सिंगल यूजर्स के पास से डिफरेंट यूजर्स के पास पे जाना, ये एग्जीक्यूशन ही क्वांटम कहलाती है। आफ्टर दिस टाइम interval is over and the OS switch over the next task। ये क्वांटम कहलाता है। क्वांटम क्या है, मैंने आपको अभी समझाया कि एक टास्क को पूरा करने के बाद दूसरे बैच को लेने को, इस प्रोसेस को जो बीच में ये जो काम लेने का देने का काम होता है, ये क्वांटम कहलाता है। इमीडिएटली रेस्पॉन्स करना, कैन रिसीव एंड इमीडिएटली रेस्पॉन्स करना, इसकी मैंने उम्दा मिसाल आपको दी है। आपकी क्लास में एक टीचर जो काम कर रही होती है वो क्या कर रही होती है, इस डेस्क पे मेरी ज़्यादा ज़रूरत है और वो टाइम को शेयर करती कि मुझे हर स्टूडेंट को 2 से 3 मिनट देने। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लगता और वो हर स्टूडेंट को बड़े उससे कहती कि मैंने देखें आपको समझा दिया, और स्टूडेंट को भी लगता है और उसको उनको ऐसा नहीं लगता कि टीचर स्विच हुई है, बल्कि उनको ऐसा लगता है टीचर यहीं खड़ी है, हमारे पास ही खड़ी है और स्टूडेंट देख रहे होते हैं। सही है, तो ये जो शेयरिंग का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टाइम शेयरिंग का, यानी 45 मिनट्स के अंदर 45 स्टूडेंट्स को 2 से 3 मिनट या 4 मिनट
टीचर दे रही होती है समझाने के लिए, उसको काम इक्वली वो स्मूथली लेकर चल रही होती है। ये जो एक दूसरे को देने का काम है और प्रोसेस करने का काम है, ये हमारा सीपीयू बहुत अच्छे से करता है। ये मल्टीपल टास्किंग वर्क, ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस एग्जांपल से आप क्वांटम को समझ सकते हैं। क्वांटम जो है एक टर्मिनोलॉजी है, सही है। और ये टाइम शेयरिंग एक मेथड को कहते हैं। टाइम शेयरिंग मल्टीपल यूजर्स को, मेथड है, मेथड सही ना, तरीकेकार, मेथड का मतलब होता है तरीकेकार, सही। एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड क्वांटम, द टाइम दैट ईच टास्क गेट्स टू एग्जीक्यूट, उससे क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। आफ्टर दिस इंटरवल यानी खत्म होने, इंटरवल का मतलब क्या है, ओवर द स्विच, नेक्स्ट टास्क की तरफ चले जाना, ठीक है। ये हो गया आपका, तो टाइम शेयरिंग हमने कंप्लीट। अच्छा जी, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रिटोज। A real time processing operating system is a time bound operating system which has fixed time limit. Processing has to be done within the defined time limited, otherwise the system will be failed. ये रियल, अगर हम देखें तो रियल टाइम को इस तरह से ले सकते हैं कि एक हमारे पास एक शॉप है, उसने अपनी सेल को लगाया हुआ है कि भाई जो है मैं 11 से 12 के बीच में आपको ये चीज़ जो है वो फ्री में दूंगा। अब अगर आपका ये रियल टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, 11 से 12 के बीच में आप नहीं पहुंच पाते, तो अब आपको वो जो फ्री चीज़ मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। इसकी एक गुड एग्जांपल है। तो टाइम बॉन्ड कर दिया उसने। और ज़्यादातर जो स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो रियल टाइम को इस तरह से शेयर कर लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें दुकान चलानी है, अब क्या रश तो बढ़ेगा, दुकान पे रश तो हो गया, लेकिन उन्होंने जो टाइम बॉन्डिंग दी थी उस टाइम को उन्होंने अवेल नहीं किया। लेकिन कुछ चालाक आप जैसे स्मार्ट होते हैं तो वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, उसी टाइम स्लॉट के अंदर अपने उसको जो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जिस चीज की बात की है उसको ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसके दो सब हेडिंग है, एक है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम के अंदर आप देखिए कि कोई भी काम जो है वो डिले नहीं होना चाहिए बेटा। जो काम जिस वक्त में करना है वो एक फिक्स रियल टाइम में ही होना है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। एयर ट्रैफिक के अंदर देखिए हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटी है इसकी कि क्रिटिकल टास्क को कंप्लीट करता है वन टाइम में, इवन इन द शॉर्टर डिले भी इसके लिए इमरजेंसी की बात हो जाएगी, एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी भी चीज को एक्सेप्ट, डिले को तो ये एक्सेप्ट करता ही नहीं है। ये हियर द सिस्टम शुड बी मीट द डेडलाइन, एक डेडलाइन दी जाती है कि भाई देखिए ये जहाज इतने बजे निकलेगा, अगर वो नहीं निकला तो वो दूसरे जहाज से टकरा जाएगा। मिसाइल सिस्टम, मिसाइल जो हम वो करते हैं उनको भी एक टाइम होता है कि भाई इतने देर में ये वहां जाके पहुंचेगा, अगर वो नहीं गया तो फिर खत्म है। तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल, अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया इसको ट्रैफिक कंट्रोल को कि नहीं नहीं भाई चले जाएगा कुछ भी हो जाएगा, तो फिर तो हो गया। जैसे कि हमारा देखिए डिसिप्लिन को हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, टीचर्स कैसे कंट्रोल कर रही होती, वो हार्ड टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है ना, हार्ड टाइम होता है, उसमें सख्त टीचर को नीचे भेजा जाता है स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। ज़रा हमने उनको छोड़ा तो क्या होगा, हमारा स्कूल जो है वो एक मुश्किल वक्त में आ जाएगा। तो हार्ड रियल टाइम जो है वो गारंटी देता है कि फिक्स टाइम में फिक्स काम करना, और उसे करना ही होता है। और सॉफ्ट रियल टाइम क्या है, इन दिस टाइम द आपको है ना थोड़े लेस स्ट्रिक्टनेस होती है। मीटिंग ऑफ द डेडलाइन इज नॉट कंपल्सरी फॉर ईच टास्क एवरी टाइम। A critical real-time task gets the priority over the other task until the complete। जब हमारे कोई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन को
कंट्रोल भी करना पड़ता है, थोड़ा हमें सॉफ्टनेस भी दिखानी पड़ती है। इट डजंट गारंटी दैट द टास्क विल बी कंप्लीट इन द डिफाइंड टाइम। इसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं होती कि एक डिफाइंड टाइम में ही दिया जाएगा। अब देखिए, अभी मैंने ऊपर एक मिसाल दी आपको कि उन्होंने एक टाइम स्लॉट दे दिया था कि 11 से 12 के बीच में हम फ्री देंगे चीज़, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऑफर लगा दी, एक रियल टाइम की भी ऑफर लगा दी कि भाई आप इसके बाद आए तो 50% इन चीज़ों पे मिलेगा। और आप कई बार तो सर भी पकड़ लेते इस बात के ऊपर ना, कि जो दिखाया जा रहा होता है कि भाई इन जिन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको सेल मिलेगी, और पता चलता है कि वो जो चीज़ें हैं ना वो इंतहाई, बस क्या क्या कहा जाए इसके लिए ना। तो रियल सॉफ्ट टाइम में क्या होता है, जो सख्ती है वो लेस स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। तो दो तरह की स्लॉट है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है टाइम शेयरिंग को, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग प्रोग्राम रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और installer is the computer program that install the file such as applications, drivers or other software onto computer. Software is the installed into the computer by various type of software can be downloaded from the internet. They can be also installed by installation CD or DVD from the USB and flash drive. देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको डाउनलोड सही तरीके से करना आना चाहिए। सबसे पहले तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, डीवीडी से कर सकते हैं, यूएसबी से कर सकते हैं, यूएसबी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये टूल को अपने है ना रेडी रखना चाहिए, यानी हमारे पास एक यूएसबी भी हो। कई आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं उनको ये स्टेप्स ही नहीं पता है कि हमें इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। हमने अगर इंटरनेट से भी कोई फाइल को डाउनलोड करना है तो उसको लोकेशन देनी है, तो हमें फोल्डर एक बनाना है, उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को ओपन करके रखना है ताकि हमारे जो इंस्टॉलेशन है वो सही सही हो सके। तो सबसे पहले हमें ये तीनों टूल्स को अच्छे से समझ लेना है। पहला टूल मैंने आपको क्या बताया, इंटरनेट बताया कि आप इंटरनेट से आप डाउनलोड करें। दूसरा मैंने सीडी के थ्रू बताया या डीवीडी के थ्रू, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, या यूएसबी के थ्रू। यानी आप अपनी विंडोज़ को अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो बूटेबल वो बनाने के लिए, बूटेबल डिस्क बनाने के लिए आपको या तो डिस्क लगानी पड़ेगी या यूएसबी से आप करनी। उसके बाद आप नेक्स्ट पे चले जाएं। आप ये देखिए यहाँ पर ना, उसके बाद जैसे ही आप बूटेबल डिस्क लगाएंगे तो वो नेक्स्ट का बटन देगा, आपने उस नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको फिर वो नेक्स्ट के लिए कहेगा, फिर आप उसको नेक्स्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते जाएंगे। ज़्यादातर लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस ही पढ़नी नहीं आती है। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें कि वो कह क्या रहा है। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद जब आपका सॉफ्टवेयर लैंग्वेज आपसे पूछ ले कि आप कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हैं, कहाँ लोकेशन पे रखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें वो पूछ रहा होता है। और उसके बाद आप लास्ट में फिनिश के ऊपर क्लिक कर लें, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। इसी तरह से आप यही काम आप अपने किस में कर रहे होते हैं, आप अपने मोबाइल में भी कर रहे होते हैं। मोबाइल में भी आप एक फ़ोल्डर बनाते हैं, फ़ोल्डर के अंदर वो छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स को आप रख रहे होते हैं। और कई स्मार्ट बच्चे हैं वो अपना मोबाइल आराम से चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको तरतीबवार इंस्ट्रक्शंस को रखने की आती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक जगह रखना आपके मोबाइल को भी अच्छे से चलाता है, आपके कंप्यूटर को भी अच्छे से चलाता है। तो हमें अपने पास अपने टूल्स रखने होते हैं, इंस्टॉलेशन टूल। इसके बाद आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको वो भी इंस्टॉल करने चाहिए और वो ज़रूरी होते हैं। एंटीवायरस जो बार बार हमें क्या करने पड़ते हैं, चलाने होते हैं। काहे के लिए कि हमारे पास अनऑथराइज चीज़ें जो आ रही होती हैं तो हमारे इसको कंप्यूटर को ख़राब करे, तो उनको रोकने के लिए।
अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ तक का मेरा टॉपिक कवर हो गया। मुझे यकीन है कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, आना तो चाहिए, लेकिन अगर नहीं आया हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं तो हाजिर हूँ आपके लिए। मुस्कुराकर अच्छे से आपको फिर दोबारा पढ़ा दूंगी। 10 दफ़ा पूछेंगे 10 दफ़ा, लेकिन बात को समझ के अपने यूनिट को, एक एक टॉपिक को 5-5 दफ़ा पढ़ा करें स्टूडेंट्स, 5-5 टाइम्स। मैं ये नहीं कह रही कि एक दफ़ा पढ़कर आप मास्टर्स हो जाएंगे। आप 1000 दफ़ा पढ़ेंगे तब आपको एक बात समझ में आएगी। 1000 दफ़ा का नाम लिया है मैंने। कई बार हमें बात ही समझ में नहीं आती, और यही वजह है कि हम जो है वो इतने स्मार्ट नहीं हैं जितने और लोग हैं। तो बात को समझे मेरी, अच्छे से पढ़ा करें, अच्छे से समझा करें, नहीं आया तो दोबारा समझ लिया करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद भी आया होगा। ख़ास तौर पे बॉयज़ से मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए, यहाँ पर हम अपना इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट करते हैं। इंस्टॉलेशन के अंदर मैंने आपको 4 पोर्शंस दिखाए हैं ना। सबसे पहले आप सीडी के थ्रू कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, जिस भी मीडिया से कर रहे हैं आप, उस मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, इस होमवर्क टास्क के अंदर मैंने आपको जो दिया है वो एमसीक्यूज दिए, एक्सरसाइज दिए। एमसीक्यूज आपने अपनी कॉपी पर लिखने चारों ऑप्शंस के साथ, सफाई से करिएगा। पहले आपने रेस्पॉन्स को करना है, जो कि 2 क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ। 1 और 2 मैंने आज सेंड कर दिए थे, यानी आपकी वीडियो आने के बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 3 से आपने करना है, वो क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन CLI एंड GUI, राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ ईच। देखिए, पहले आपने CLI एंड GUI को डिफाइन करना है और उसके बाद उसके 2 बेनिफिट्स भी बताने हैं। नंबर आपका जो है 4 है, विच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड बाय द रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ OS। रिसोर्सेज मैनेजमेंट को कौन सा फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑपरेट कर रहा होता है, रिसोर्सेज को। फिर है नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर OS। सिंगल यूजर में और मल्टी यूजर में क्या फर्क है। इफ यू आर a manager of the large organization, which type of OS will you prefer, and justify your answer with any 2 reasons. Number 6 है, what is the purpose of the office automation software, with example explain how can office automation help the employee to productive and efficient। productive कैसे बनेगा और efficient कैसे बनेगा। List the program available in the MS Office. Write why each program is used. What is the major difference between soft and real time and hard real time system? What is the important to install an antivirus software? Antivirus software को install करना क्यों ज़रूरी है। आपने ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने आज आपको बता दिया था। इसके बाद है एक्सरसाइज C। एक्सरसाइज C है मैच द कॉलम। मैच करना है आपको A कॉलम को B कॉलम से, लेकिन उसको पेंसिल से नहीं मैच करिएगा कि बहुत अजीब सा लगता है। आपने A के आगे B में से राइट आंसर सेलेक्ट करके वो राइट आंसर लिखना है। सही है, ठीक है बेटा। तो आपने एक्सरसाइज A B C तीनों करनी है, और तीनों कैसे करनी है। सबसे पहले आप रेस्पॉन्स को का हेडिंग डालेंगे। उस रेस्पॉन्स के हेडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो आज मैंने सेंड किया था, और उसके बाद आपने 3 से लेकर 9 तक करने, और उसके बाद आपने MCQs करने, MCQs के बाद मैच द कॉल। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। काम को नीट एंड क्लीन करिएगा। कोशिश ये करा करें कि हेडिंग सही साफ सुथरे डालें, और अपनी आदत बना ले ब्लैक पेन को यूज़ करने की, और हेडिंग के बाद एक्सप्लेनेशन आपने ब्लू से देनी है। कैपिटल में लिखेंगे पहला वर्ड, यानी आपने
केस को देखकर अपना काम करना है। ये आदत बना लें कि कहीं आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे ग्रामेटिकली, इसको देख लीजिएगा। स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखा करें। दूसरा, राइटिंग का बहुत ख्याल रखा करें, ख़ास तौर पे बॉयज़। बॉयज़ हर काम को ईज़ी लेते हैं, ईज़ी गोइंग कोई भी काम नहीं होता। देखिए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में आप कोई अच्छे राइटर हो, अच्छे ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो जहाँ पर आपको हाथ से किसी को मैसेज देना है, तो आपकी राइटिंग अगर ख़राब हुई या अच्छी नहीं हुई तो सामने वाले को समझ में कैसे आएगी। हमेशा राइटिंग को इस पर्पस से सोच कर, आप खुद नहीं पढ़ रहे, आपका एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, आप ये सोच कर करा करें कि सामने वाले को मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। मैं तो बहुत समझदार हूँ भाई, मुझे तो अपनी बात समझ में आती है, मैं तो अपने आप को बहुत समझदार समझती हूँ, लेकिन आप उसको कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। आपको कोई बात अगर मेरी समझ में नहीं आती तो फिर मेरा क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपकी राइटिंग जो आपने लिखी है वो मुझे समझ में नहीं आ रही, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रही, तो आपको नंबर कैसे देगा बेटा। इस बात को ख्याल करके आपने राइटिंग इम्प्रूव करनी है। मैं बार बार राइटिंग के ऊपर क्यों स्पेशली कह रही होती हूँ आपसे कि राइटिंग के बहुत ज़्यादा नंबर है। आपको नहीं पता, एक खूबसूरत राइटिंग को देखकर एग्जामिनर आपका वो पैराग्राफ पढ़े बगैर भी टिक कर देगा खुश होकर। तो बेटा राइटिंग को बहुत अच्छा करें, अच्छे से लिखें। सब बच्चों को हम इक्वल पढ़ा रहे हैं, किसी खास को नहीं पढ़ा रहे, सबके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो और अच्छा करें और बेहतर करें, जिन जो थोड़े मीडियम है उसको इम्प्रूवमेंट पर लेकर आएँ, और जो बहुत लो हैं उसकी प्रैक्टिस 100 टाइम नहीं 1000 टाइम करें। एक मिसाल मैं देखती हूँ, एक आपको शहद की मिसाल देती हूँ, और मुझे बड़ी खूबसूरत लगी जब मैंने ये हदीस पढ़ी और सुनी कि देखिए एक मीठा शहद हम जो खा रहे होते ना, वो जो बीज हैं वो लाखों फूलों के ऊपर जाती हैं, यानी 1 लाख दफ़ा उनका अटेम्प्ट होता है तब वो हमें शहद मिल रहा होता है। 1 लाख, 1 लाख टाइम्स। मैं कई बार हार जाती हूँ ना तो मैं इस चीज़ को याद कर लेती हूँ। छोटी सी मक्खी 1 लाख दफ़ा कोशिश करती है शहद बनाने के लिए, और उसको अपने नन्हे परों से सुखाती है उस शहद को ओल में डाल के। अगर आप वैसे अगर उसका पहला देखें तो वो नेक्टर जो होता है ना, तो शरबत सा होता है, वो बिल्कुल एक बूंद की तरह होता है। उस बूंद को गाढ़ा करने के लिए वो अपने पंखों से हिला रही होती हैं। मतलब आप एक देखिए कुदरत की कितनी खूबसूरत वो है, मिसाल है कि एक छोटी सी मक्खी इतनी दफ़ा एफर्ट कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं। हमें तो अल्लाह ताला ने इतनी अक्ल, शऊर, तमीज़ दी है बेटा। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो काम को बहुत बेहतरीन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी स्टूडेंट, आप अपने स्कूल को मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर तो रहे होंगे, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो गिव थम्स अप। कमेंट्स में आपको पता है कि ये थम्स अप दिया जाता है, लाइक करने पर कमेंट दिया जाता है विद द नेम, एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। अच्छा देखिए, सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, कमेंट्स भी लिखना ज़रूरी होता है। मैं हर वीडियो के ऊपर कमेंट्स के ऊपर बहुत आपको कहती हूँ कि कमेंट ज़रूर लिखा करें, नाम के साथ, क्लास के साथ, और अच्छा सा कमेंट दें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, आई मिस यू, आई लव यू, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छे से इसे रिवाइज करिएगा, काम को तरीके से कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। बेशक आप घर पर हैं, लेकिन हमें वीडियोस के अंदर पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।